जनादेश 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर पूरे देश की दिलचस्पी बनी हुई है। दिल्ली 70 सीटों का छोटा सा राज्य, लेकिन देश की राजनीति में बड़ा अहम माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक देश में कहीं भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल ना रहा हो, लेकिन दिल्ली में बड़े कांटे की टक्कर रही। यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले से ही अपनी तैयारियों को बहुत मजबूत किया, पुख्ता किया। एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं कि उनकी तैयारी काम आई है, लेकिन वो एग्जिट पोल हैं और आज है एग्जिट पोल का समय। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और भारत एक्सप्रेस पर सबसे तेज और सटीक नतीजे होंगे। हर केंद्र पर हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो सबसे पहले आप तक ये जानकारियां पहुंचाएंगे। मोहित शुक्ला और मेरे सहयोगी राकेश लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मोहित, कहां पर आप मौजूद हैं और अभी क्या अपडेट आपके पास आया है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। भारत एक्सप्रेस के हजार दर्शकों को गुड मॉर्निंग। और इस समय मेरी मौजूदगी गोल मार्केट में है। ये अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय है जहां पर मेरी मौजूदगी है। और ऐसे ऐसे दिल्ली में टोटल 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और साथ ही 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 30,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में आप वो देख सकते हैं, ये एंट्री है। ये आप समझिए कि काउंटिंग एजेंट्स के लिए एंट्री का रास्ता बनाया गया है, जिसमें गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली, ये जो लगभग टोटल 6 विधानसभाएं हैं, इन 6 विधानसभाओं की काउंटिंग यहां पर होनी है। इस तरीके से टोटल 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। अब आप एक बात समझिए कि दिल्ली में हर किसी का जिस चीज को, जिसका हर किसी का, हर पार्टी को, हर प्रत्याशी को जिस चीज का इंतजार था, और आपको वो याद भी होगा, वो संवाद भी याद होगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो हर प्रत्याशी के लिए यही रात अंतिम थी, यही रात भारी थी। हर किसी को इंतजार था साहब की सुबह जैसे ही 8 बजेंगे तो किसके होंगे ठाठ, ये इसका हर किसी को इंतजार भी था। तो आप देखिए मुकम्मल हो चुका है वो समय। और देखिए अब इंतजामात भी पूरे हैं, 8 भी बज चुके हैं। घड़ी ने भी ये इशारा कर दिया है और स्टूडियो में आपने भी कमान संभाल ली। अब तो मैं ये कहता हूं कि साहब 12 बजे तक सिर्फ 4 घंटे का इंतजार कीजिए। दिल्ली में इतना ज्यादा कोई बहुत ही ज्यादा कोई लंबी हम ये कह सकते हैं कि मतगणना चलती नहीं है। तो लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं सीटों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे, या कहें कि पूर्ण तरीके से रुझान आ जाएंगे। दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली कैंट के परिणाम आने की संभावना है, तो सबसे बाद में विकासपुरी के, क्योंकि दिल्ली में 78,000 के आसपास दिल्ली कैंट में मतदाता है, तो विकासपुरी में लगभग 4.5 लाख के आसपास मतदाता है। तो यही वजह है कि दिल्ली कैंट के परिणाम आपको सबसे पहले मिलेंगे और विकासपुरी के सबसे बाद में। और भारत एक्सप्रेस ने किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको सारी जानकारियां मिलने के लिए स्क्रीन को सजाया है। आप अलग अलग सीट्स के अपडेट देख सकते हैं, जो बड़े चेहरे रहे हैं, बड़े प्रत्याशी रहे हैं, उनको देख सकते हैं। नतीजे, रुझान तो बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेंगे ही। बस थोड़ी देर में आपको शुरुआती रुझान, और देखिए जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे वैसे वैसे ये रुझान आपको मिलने लगेंगे। लेकिन पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है। शुरुआती रुझानों पर आप स्क्रीन के ज़रिए नज़र रखें। आतिशी को आप देख रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री, और देखना होगा कि आतिशी अपनी सीट पर क्या करती हैं और क्या उनको लेकर आना एक एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा कम करता है आम आदमी पार्टी के लिए। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने यहाँ दिल्ली की राजनीति में कई प्रयोग किए। वो प्रयोग इतने शानदार रहे कि उसको कई राजनीतिक दलों ने अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल किया। जैसे कि फ्री बीज को लेकर देश में एक बहस चली, दिल्ली इसका एक बहुत बड़ा मॉडल बना। लेकिन अब देखते ही देखते हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में भी इस तरह की योजनाओं को दिया और फ़ायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में इसको आजमाया और ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। लिहाजा दिल्ली में भी लगभग वही वादे, बल्कि उनसे बढ़ चढ़कर वादे अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जहां तक योजनाओं का सवाल है, या ये जो एक यूएसपी दिखाई पड़ती थी, और देखिए शुरुआती रुझान, ये मीटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसलिए मैंने कहा आप इस पर नज़र रखिए। हालांकि ये पोस्टल बैलेट के रुझान रहेंगे शुरुआती, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसा मोहित बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है, 12 बजे तक तस्वीर आपको साफ होती दिखाई देगी। हाँ, यदि एक तरफा है और हम देखते हैं भाजपा और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ी हैं और दिल्ली की जनता ने उन दोनों को ही जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी की लगातार ये प्रतिक्रिया रही है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर लड़े हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि आप और कांग्रेस मिलकर लड़े हैं। खैर, ये शुरुआती रुझान अब आपके सामने हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है, बहुत जल्दी होता है,
इस मीटर को आगे बढ़ने दीजिए। हमने हरियाणा का चुनाव देखा है, उसमें शुरुआती रुझान देखे और उसके बाद नतीजे देखे, बड़ा फर्क देखने को मिला था। दिल्ली एक छोटा राज्य है, 70 सीटें हैं। यहाँ पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, और मुझे लगता है कि अगले एक आध घंटे में आप बने रहिएगा टेलीविजन स्क्रीन पर, बिल्कुल नज़र बनाए रखें, क्योंकि एक आध दो घंटे में आपको कुछ कुछ रुझानों की तस्वीर साफ होने लगेगी जब काउंटिंग प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी। राकेश मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार हैं, लगातार दिल्ली के चुनाव को कवर करते रहे हैं। राकेश वैसे भी दिल्ली की नब्ज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं, सालों से वो यहाँ मोहित की तरह पत्रकारिता कर रहे हैं। राकेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और हमने देखा कि किस तरीके से एग्जिट पोल ने तो एक तरह से बीजेपी खेमे में खुशी का संचार कर दिया, लेकिन पिछले एग्जिट पोल के बाद मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होगा, इंतज़ार करेगा। फिर भी जहां आप हैं वहां की स्थिति को भी बताएं और दिल्ली को लेकर आपका अनुभव बताएं। ना कहानियाँ सुनाना ऐसा इस सरकार का काम रहा है, काम पर फोकस नहीं रहा। बाकी तमाम कहानियाँ हैं उनके पास, कभी उनको बीजेपी वाला मिल जाता है, कभी उनको कांग्रेस वाला मिल जाता है, कहीं और किसी और स्टेट में जाते हैं तो कोई और मिल जाता है। तो ये कहानियों से चलेगा नहीं, लोगों को काम चाहिए। दिल्ली तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही। राकेश जी प्रवीण, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की थी, जो आम आदमी पार्टी का सोचना था कि जो एकाधिपत्य था, जो झुग्गी झोपड़ी के वोट हैं अब मुस्लिम वोट हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उसमें भेद लगाया है, तो जाहिर सी बात है जब मुस्लिम वोटों में विभाजन हुआ है तो कुछ वोट आम आदमी पार्टी को जाएंगे, कुछ कांग्रेस को जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे जो है साफ तौर पे आम आदमी पार्टी को जो है वो घाटा होता दिख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये चुनाव एक तरफा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे 62 सीट पा जाए और बीजेपी जो है 8 पे ही सीमित रह जाए। नेक टू नेक फाइट है। अगर जीत हार में अंतर जो है 6-7 सीटों, पिछले 11 साल से सेवा की, तो ना चुनाव की चिंता थी ना परिणाम की चिंता। परमात्मा, आज हनुमान जी का दिन है, हम आशीर्वाद लेकर के आए हैं क्या से जनता की सेवा। तो आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे। राकेश अपनी बात पूरी करें, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं बीच में। जी प्रवीण, मैं देखिए दिल्ली के 30-40 झुग्गियों में गया, वहां पे इस बात को तो मान रहे कि जो केजरीवाल की सरकार ने रेवड़ी बांटने का काम किया वही बीजेपी कर रही है, वही कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं। क्योंकि एक बार जब लत लग जाती है किसी चीज की, और खास तौर से जो फ्री में चीजें मिलती हैं उसकी, तो वो छूटती नहीं है। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि वो भी जो है रेवड़िया बांटें, फ्री में कुछ चीजें दें। इसका असर भी है। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो कि आम आदमी पार्टी मानती थी कि वहां पे मेरा एकाधिपत्य है, वहां पे 100% वोट हमारे पक्ष में ही जाएंगे, वहां पे बीजेपी ने कहीं ना कहीं भेद लगाया है। और यही कारण है कि जो मैं बता रहा हूं कि एक तरफा किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ऐसा नहीं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आम आदमी पार्टी 62 सीट पा जाए और बीजेपी 8 सीट पा जाए, ऐसा नहीं है। अंतर जो मार्जिन होगा वो 7 से 8 सीटों का ही होगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो मध्यम वर्ग की क्लास है दिल्ली का, उसको अपने पक्ष में किया है और महिलाओं को भी अपने पक्ष में किया है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, चुनाव से पहले जो 2100 रुपए देने का महिलाओं को वादा किया था, मैं करीब 10 से 15 जो सेंटर्स बने हुए थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे बूथ बनाया हुआ था और वहां पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वहां पे मैंने जो यंग लेडीज हैं, जो युवतियां हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये बताइए कि इसका असर क्या पड़ेगा। तो उस समय जो है युवतियों का कहना था कि बिल्कुल फ्री में क्यों नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल कई सालों से दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका रुझान था। लेकिन जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा, वो रुझान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट हुआ। उसका कारण है वही रेवड़िया बीजेपी ने भी कहा कि हम भी देंगे, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। तो शुरुआती और मध्य में कहीं ना कहीं कुछ मिडिल वर्ग में और युवतियों में जो महिलाएं हैं दिल्ली की, उनके मत में जो है वो बदलाव आया है। तो अब ये देखना होगा, जैसा कि सर्वे बता रहा है कि बीजेपी जो है वो जीतने के आसार, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों के बीच नेक टू नेक फाइट है। ये देखना होगा कि जो सेंध लगाई है बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ियों में, मध्यम वर्गीय
लोगों में क्या उसका असर जो है बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, जो 27 साल से सूखा झेल रही है, उसका वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ ही सत्ता में आने के आसार बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। जैसा कि प्रवीण बार बार मैं कह रहा हूं कि नेक टू नेक फाइट है और ऐसा नहीं कि एक तरफा जीत होगी। बिल्कुल ठीक है, ये नेक टू नेक फाइट में 36 वाला जो आंकड़ा है उस पर ये 36 का आंकड़ा कहा भी जाता है ना, दिल्ली में बिल्कुल ठीक बैठता है। यहां कौन पहुंचता है, ये बात सही है कि एग्जिट पोल ने तो 40 से 45 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को बताया, जो बड़ी मजबूत स्थिति की तरफ निर्देश करता है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें इस चुनाव से इसलिए रही कि बेशक वो बहुत बड़ा प्रदर्शन ना करें, सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और आपके बीच में रहा, लेकिन यदि कांग्रेस इस स्थिति में आती है, और जैसा कि कई प्रवक्ताओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने शोज के दौरान भी इस बात को रखा है कि हमारी उम्मीद है कि 7 से 8 सीटें लाकर हम सरकार बनाने की चाबी अपने पास रख सकते हैं। तो ये दिलचस्प होता है कई बार जब छोटे राज्यों में या 70 सीटों वाले दिल्ली जैसे राज्य में चुनाव होते हैं तब, और हम बिहार के एग्जाम्पल को रख सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जहां पर सत्ता बनाने की चाबी बहुत छोटे दल के पास होती है। हालांकि ये जल्दबाजी होगी, जिस तरह से एग्जिट पोल ने एक तरफा मुकाबला बताया है, बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में लगभग स्थिति वो दिखाई देती है। मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि 9 और 5 देखकर आप कोई किसी डिसीजन पर जाएं या आपके जहन में ये आए कि ये बहुत डिसिसिव होंगे, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती। लेकिन लगभग ये तस्वीर वो है जो एग्जिट पोल बताते रहे हैं कि इतना मार्जिन, इतना डिफरेंस परसेंटेज वाइज दोनों दलों में देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने जितना मोहित से बात की है, मोहित का ऑब्जर्वेशन और उनकी समझ बिल्कुल अलग रही है इस मामले में। तो मोहित, अभी आपने राकेश को सुना है, मैं चाहूँगा कि हम मेहमानों से और तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप अपने अनुभव को भी यहाँ पर साझा करें और बताएं कि किस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन रहा और एग्जिट पोल के बाद में क्या आपको लगता है कि वही स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए प्रवीण जी, मैं कुछ चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगा। मैं साल 2008 की बात करता हूँ, जब 8 में शीला दीक्षित की सरकार आई थी और 13 तक सरकार चली थी। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पे थी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक सेंट्रल में बड़े घोटाले हुए थे, कैग की रिपोर्ट सामने आई थी। उसके बाद हमने तस्वीर देखी थी कि साल 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो लगभग 8% मतदान ज़्यादा हुआ था। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, आम आदमी पार्टी हुकूमत में आ गई थी। बीजेपी ने उस समय 32 सीटें जीती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। अब आप एक बात समझिए, दिल्ली में इस बार कोई वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है, पिछली बार से भी 2% कम हुई है। पिछली बार 62% हुई थी, इस बार 60% हुई है। लोकसभा में 58% वोटिंग दिल्ली में हुई। आप एक बात समझिए कि जब हुकूमतें चेंज करनी होती है तो जनता जनार्दन अपने घर से निकलती है, जबरदस्त तरीके से वोट करती है, और तब जाकर आप समझिए कि जब बड़े वोटिंग होती है, एक लंबे नंबर्स में जब वोटिंग होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं सरकार बदलती है। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं फिर लगातार कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। हरियाणा में हमने वो तस्वीर देखी हुड्डा साहब के, यहां तो पुलिस की ड्रिल भी। रॉबर्ट वाड्रा ने वोट डाला है, उसकी अहमियत है, और ज़रूर जो पार्टी लोगों को चाहिए, जो भी पार्टी हो, वो लोगों के हित में काम करे, लोगों के लिए काम करे। और दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, पूरी दुनिया दिल्ली को देखती है, और ज़रूर वो परेशान है कि जिस तरह की नई पीढ़ी भी पोल्यूशन से परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है। और तो प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बातों को वो रख रहे हैं, यानी और देखिए ये एक बड़ी खबर है, हालांकि बहुत शुरुआती ये रुझान है। मैं आपको बता दूं, पोस्टल बैलेट का है। परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच भी बड़ा तगड़ा मुकाबला। ऐसे ही कालका जी में अपनी सीट पर बड़ी चुनौती बिधूड़ी और अलका लांबा दोनों की तरफ से ही आतिशी को पेश की जा रही है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा। इन 2 सीटों पर भी सबकी नज़र रहेगी पूरे इलेक्शन के साथ साथ में, क्योंकि बड़े चेहरों को घेरने का प्रयास भी तीनों राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया। खासतौर पर आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जैसे केजरीवाल हो गए, आतिशी हो गई, अन्य सभी बड़े चेहरों को घेरने का प्रयास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर किया है। तो इसका अपडेट लगातार आपको मिलता रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी और इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। मोहित, अपनी बात को पूरा करें आप, ये लगातार प्रतिक्रियाएं बीच बीच में आती रहेंगी।
देखिए, मैं लगातार वही बात कह रहा हूं कि 2013 में 8% मतदान ज्यादा हुआ था, उसके बाद सरकार चेंज हो गई थी। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि साल 2015 में 67% मतदान हुआ, आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई। साल 2020 में 62% मतदान हुआ। ये भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस है। साल 2020 में 62% मतदान हुआ, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें आई। इस बार 60% मतदान हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके तमाम नेता ये मान के चल रहे हैं कि साहब हमें 60 सीटें आ सकती हैं, और 50 तो उनके आंतरिक सर्वे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जो मेरा अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा अगर 20% भी वोट मैं देखता हूं कि कहीं इधर उधर होता है या सारी चीजें चेंज होती हैं, समीकरण बदलते हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की सीटों में 20 सीटों की गिरावट और देखी जा सकती है कि जैसे 62 से 42 तक वो आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, नतीजे बता रहे हैं कि ये सीटें 15 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी। 11 में से 9 एग्जिट पोल ने ये बताया है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। 2 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, वो तस्वीर मुझे नजर आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 40 के आसपास या उससे 2-3 ऊपर नीचे सीटें ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगभग 25 से 27 के आसपास रह सकती है। और जैसा राकेश जी बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा हो जाएगा कि साहब आपको 50-60 मिल जाएंगी, उनको 15 मिलेंगी, ऐसी नहीं होगी। या तो तस्वीर 40-42 आम आदमी पार्टी की आएगी, या फिर नेक टू नेक फाइट होगी जिसमें 30+ कांग्रेस, 30+ आम आदमी पार्टी, 30+ बीजेपी, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी। ये 2 ही तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। हमने 2100 रुपए के लिए बड़ी बड़ी लाइनें देखी, हमने तमाम नेताओं को लोगों के बीच जाते देखा। और सबसे बड़ी बात यह है प्रवीण जी, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने सबसे बढ़िया काम जो किया है वो ये किया है कि अपने उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले जारी कर दी, जिससे कि उनके पास समय था, वो अपने क्षेत्र में गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने अपने कई सारे चेहरों पर, ऐसे पुराने चेहरों पर दांव लगाया है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। चाहे उसमें आप देख लीजिए ओपी शर्मा हो, चाहे वो दूसरे प्रत्याशी हो, अब बीजेपी के कई सारे पुराने नेताओं को ही उतार दिया है। यही गलती बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में की थी। पहली जो लिस्ट थी 51 में से 47 उन्होंने पुराने कैंडिडेट उतार दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि अधिकतर लोग वहां पर चुनाव हार गए। तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, 3-3 बार के विधायक है, 2-2 बार के विधायक है, और अगर जनता में नाराजगी उनके खिलाफ है, फिर भी कोई भी पार्टी उनको टिकट देती है तो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है। तो मुझे यही लग रहा है, और आम आदमी पार्टी ने अपने कई सारे उम्मीदवारों के टिकट काट दिए, उम्मीदवार बदल दिए। दिलचस्प है, ये आपने एक डिफरेंट एंगल रखा, एक ऐसा एंगल रखा जो अभी एग्जिट पोल या बाकी एनालिस्ट जो कहते हैं उससे इतर रखा। आप जमीन पर रहते हैं तो इसको भी एनालाइज किया जाएगा, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगले 1-2 घंटे में तस्वीर साफ होगी। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी 12 और 6 का डिफरेंस आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 12 के आंकड़े को देख रहे हैं, अब 15 हो गया है वो, जब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आपको। और 6 पर आम आदमी पार्टी, 1 कांग्रेस के खाते में भी दिखाई दे रही है। बहुत शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की अभी गिनती शुरू हुई है, धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन स्थिति इसके आसपास रहती है तो हम समझ सकते हैं कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसके हिसाब से ये फैसले, नतीजे आ सकते हैं, या रुझान आगे आपको अगले 1-2 घंटे में ऐसे देखने को मिल सकते हैं। मोहित की अपनी एनालिसिस है, वो ज़मीन पर कार्य करते हैं, तो उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कुछ नकारात्मक पहलुओं की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए जो पहले जैसी बातें नहीं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी सरकार की छवि। और हालांकि उस पर वो लगातार कहते रहे कि साजिशन था, षड्यंत्र है, इस तरह की बातें कहते रहे, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आपने देखा कि आते ही उन्हें कट्टर ईमानदार वाली इमेज के साथ में बार बार एम्फेसाइज करना पड़ा। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि यही एक इमेज रही, और कट्टर भ्रष्टाचारी वाली बात जो है वो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की तरफ से जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के प्रहार का इस्तेमाल किया गया, वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। हालांकि केजरीवाल साहब का भी ये एक अंदाज रहा था, वो भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी भाषा में फिर उनके ऊपर प्रहार होने लगे। और हमने देखा कि बीजेपी के चुनाव में चोर शब्द का इस्तेमाल, कट्टर भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। वहीं कट्टर ईमानदारी की बात, गाली गलौज के आरोप, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर्स में देखने को मिले। तो जो चीज़ पहले जैसी नहीं दिखती आम आदमी पार्टी के लिए, वो है उनकी वो एक इमेज जिसको वो परिवर्तनकारी पार्टी के तौर पर, पार्टी विद द डिफरेंस के तौर पर लेकर आए थे। उसमें तो गिरावट आई है थोड़ी, लेकिन कितनी आई है? आई है। और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है।
और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की। वो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने मुद्दों की बात की है यहाँ पर और झूठ के पांव नहीं होते, जो मैं आपसे कह रहा था। दूसरी एक बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार सबसे बड़ी जो प्रचार के दौरान बात सामने आई वो ये कि उन्होंने भी योजनाओं को अब कई जगहों पर इस अंदाज में लागू किया है जिसमें जो यूएसपी एक तरह से आम आदमी पार्टी की दिखाई देती थी, फ्रीबीज वाली जो उनकी पॉलिसी थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बताया कि हम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। और भी कई पहलू हैं जिनमें आम आदमी पार्टी के लिए जो हाल की चुनौतियां रहीं, क्योंकि उनसे उम्मीदें थी कि हरियाणा चुनाव में भी बहुत अच्छा करेंगे। मुझे याद है गुजरात में जब वो 13-14% वोट प्रतिशत लेकर आ गए थे, कुछ सीटें भी लेकर आए थे, उसके बाद ये उम्मीदें बढ़ी थी कि दिल्ली के आसपास के तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन हाल का समय उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तमाम दिग्गज नेता इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जेल गए और ये चीज़ें आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी। और अब आप देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम की तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से मतगणना का कार्य चल रहा है। राकेश आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। राकेश, किस तरह से मतगणना हो रही है अभी, क्योंकि शुरुआती दौर में दर्शक जानना चाहते हैं, और कैसे धीरे धीरे उनके पास जानकारियां आती जाएंगी, पोस्टल बैलेट के बाद कैसे मतगणना शुरू होगी, थोड़ा ये भी जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं है, ईवीएम का नंबर आएगा और वहाँ पे फिर असली जो रुझान है, जो दृश्य है, वो सामने लोगों के आएगा। लेकिन प्रवीण जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी आपने एक बात जिक्र किया कि वो कट्टर छवि, आखिर आपने देखा होगा क्या क्या वायदे किए थे, जरा सोचिए। और यही कारण है कि एक तरफा जीत हुई थी, कभी 62 सीट, कभी 68 सीट। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। वो कट्टर छवि, वो कट्टर ईमानदारी गई कहां? और देखिए, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। और जाहिर सी बात है कि केजरीवाल उसे छूते नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि वोटों में उनके जो एकाधिपत्य था, उनके वोटों में बिखराव हुआ है। और वहां पे बीजेपी और कांग्रेस ने सेंध लगाई है, यहां तक कि मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाई है। साफ तौर पे केजरीवाल ने कहा था कि देखिए, हम जब सत्ता में आएंगे तो हम न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे। लेकिन शीश महल का आरोप लगा कैसे? अंदर से जो तस्वीरें आई हैं, क्या उसका प्रभाव जब जनता ने देखा होगा तो क्या उसका प्रभाव उसके दिमाग पे नहीं पड़ा होगा, जनमानस पे असर नहीं किया होगा कि आखिरकार जो सीना ठोक के अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आखिरकार उनकी ईमानदारी गई कहां? कैसे उनके नेताओं के बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ? जरा आरटीआई के तहत निकाल के देखिए। एक जो है मेहनत करने वाला, मेहनतकश मजदूर, चाहे हम ही लोग हों, जरा देखिए कि हमारे बैंक बैलेंस में कितना इजाफा होता है साल में, पैसा कहां से आता है, जरा कैसे। तो इसका जनमानस का असर, जो शराब घोटाला हुआ, साउथ लॉबी को करोड़ों रुपए फायदा पहुंचाने का आरोप लगा, मनीष सिसोदिया के घर पे ये डील होती है। तो ये तमाम चीजें जो है जनमानस के दिमाग पे असर करती हैं और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तरफा चुनाव होने वाला नहीं है, 6-7 सीटों का अंतर होगा और हो सकता है कि बीजेपी भी आ जाए, आम आदमी पार्टी भी आ जाए। जहां तक बार बार मैं उस चीज को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज में वृद्धि देखने को मिलेगी, बीजेपी के वोट परसेंटेज में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो ये झुग्गी झोपड़ी पे मेन मुद्दा झुग्गी झोपड़ी का है, वहां पे आपने सुविधाएं पहुंचाई। अशोक विहार के सावन पार्क में मैं गया, वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया। देखिए, मेरे साथ दर्जनों महिलाएं थी, उनका ये कहना था कि देखिए यहाँ सुविधाएं दी गई हैं, जो
जो जो टॉयलेट्स उसमें दरवाजा ही नहीं है, और एक महीने की बात नहीं है, कई सालों से दरवाजा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आपने सुविधाएं दे दी, तो आखिरकार इसकी रखवाली कौन करेगा? हम शिकायत कर रहे हैं तो आखिरकार उत्तरदायित्व तो किसका बनता है? रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सरकार होती है, वहां के विधायक होते हैं। तो आखिरकार आपने जो कट्टर ईमानदार छवि, हम काम करेंगे, बीजेपी बेईमान है, कांग्रेस बेईमान है, आपने देखा होगा शीला के खिलाफ कितना आरोप लगाया था। वो तमाम चीजें जो वो पटल पे हैं, संदीप दीक्षित कह रहे हैं। तो आखिरकार आपका जो है ये सब जो दावा है वो कहां गया? लगातार जो है कट्टर छवि, वो तमाम आपने देखा होगा शीश महल में कितनी महंगी महंगी टाइल्स, पर्दे लगे हुए थे। क्या इसका असर जब लोग देखेंगे, जब ये खबरें छपती होंगी, जनमानस पे इसका असर नहीं होगा? तो वो जो है सीना ठोकना, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार थोड़ा सा कम होगा। और वो चीजें नहीं रहेंगी कि विधानसभा में उनका एक छत्र राज रहेगा, सभी विधायक उनके रहेंगे, बीजेपी के 6 से 7 8 विधायक रहेंगे, ऐसा नहीं है। और देखिएगा कांग्रेस के वोट परसेंटेज में भी वृद्धि होगी। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, तो आपने देखा होगा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी सरकार जो है जब 10-12 साल सत्ता में रह जाती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। लेकिन देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब ये नहीं है कि जो विपक्ष है, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है और यहाँ पे सत्ता में आम आदमी पार्टी है, तो बीजेपी नहीं आ सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप धरातल पर जब जाएंगे प्रवीण जी, तो आप देखेंगे कि जनमानस के दिमाग में वो बातें घूम रही हैं जो उन्होंने ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा का आप कहीं साहब दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। तो 50 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार यही दावा किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये बहुत शुरुआती रुझान है, जैसा मैंने आपको कहा, लेकिन फिर भी इसमें शुरुआत से ही हम लगभग वही तस्वीर देख रहे हैं जो एग्जिट पोल दिखाते आए हैं। 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस। ये बहुत शुरुआती हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही, तो अभी बहुत समय चला। मेरे साथ आशुतोष मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। ज़ेबा खान जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो भी मौजूद हैं। अमृतांशु राय वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ। लगातार चुनाव के दौरान हम उनसे बात करते रहे। रत्नाकर सिंह जी से वादा लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं नतीजों के दिन ज़रूर आपको शुरुआत से ही अपनी बात रखूँगा, तो वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो मिश्रा जी, शुरुआत आपसे। पहले तो आम आदमी पार्टी, इससे पहले मेरे सहयोगी मोहित के पास कुछ जानकारी है, मैं चाहूंगा कि वो अपनी जानकारी साझा करें। जी मोहित। प्रवीण जी, आप अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं बस 2 मिनट के लिए आपसे समय लूंगा और आपको एक वो तस्वीर दिखाता हूं। ये सुबह सुबह की तस्वीर है जो मेरे कैमरे ने कैप्चर की है और भारत एक्सप्रेस आपके माध्यम से दिखा रहा है। आप देखिए, मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं, वर्दी में आए हुए हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। और आप देखिए, मैं तो इनको पहले समझा कि दिल्ली पुलिस में है, इनकी काउंटिंग सेंटर पर ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद जब मैंने इनको आगे से देखा तो इनके गले में देखिए फूल मालाएं पड़ी हुई है। और आप देखिए, ये निर्दलीय इंडिपेंडेंट यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो पंकज जी, आपसे, प्रवीण जी भी यही जानना चाह रहे हैं, ये कैसे मन में आया कि साहब दिल्ली पुलिस में सेवा देते देते अब देश सेवा की भी बात हो जाए, दिल्ली वालों की भी सेवा कर दी जाए? ये कैसे चुनाव लड़ने का विचार कहां से आ गया? नमस्कार, मैं जनता का नौकर पंकज अपने 3 करोड़ मालिकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। सर, दिल्ली में बढ़ता अपराध एक मुख्य समस्या है सर, चुनावी मुद्दा भी है और 3 करोड़ जनता की एक मुख्य समस्या है सर। तो सर एनओसी तो ली होगी, मैं तो आपको देख रहा हूँ ड्रेस में भी देख रहा हूँ, ड्रेस में। राजस्थान 2023 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सर परमिशन दी थी गवर्नमेंट डॉक्टर को चुनाव लड़ने की सर। वो ड्यूटी पर थे, उनको कहा गया था आप जीत जाओगे तो विधानसभा जाओगे और हार गए तो ड्यूटी पर आ जाना। वही नियम मेरे पर भी लागू होता है सर। जी। अच्छा पंकज
पंकज जी, आपको उम्मीद क्या है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए नई दिल्ली में तो बहुत फाइट टफ है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित। ये ऐसी सीट है जहां से किसी को विरासत में सियासत मिली तो किसी के सामने एक बार फिर से सियासत में विरासत को बचाने की चुनौती है। तो आपको क्या लगता है इन सबों के बीच में आप कहां टिक पा रहे हैं? सर, लोकतंत्र में दिल्ली का यह चुनाव लोकतंत्र के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बार लोकतंत्र की जीत होगी, दिल्ली की 3 करोड़ जनता की जीत होगी सर। ये अच्छा ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रवीण जी, ये देखिए सुबह सुबह ये आपको काउंटिंग सेंटर पे ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है पंकज जी, हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी जी, आशुतोष मिश्रा जी जो कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, उनसे सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी और बहुत जमकर चुनाव लड़े, बहुत सारी योजनाएं मैं पहले भी कहता रहा हूं जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट किया, जिसके बाद में तमाम राजनीतिक दलों को उस तरफ जाना पड़ा। लेकिन वर्तमान चुनाव में चाहे वो छवि की बात हो, कट्टर ईमानदार पर स्ट्रेस करना हो, जिसको कट्टर भ्रष्टाचार रत्नाकर जी की पार्टी की तरफ से कहा गया, तो ये कुछ चीज़ें रही जो नकारात्मक भी गई। तो मिश्रा जी, शुरुआती तौर पर ये रुझान देखकर आप क्या कहेंगे? हालांकि हरियाणा में भी मैं जब दिखा रहा था तो रुझान कुछ और थे, नतीजे कुछ और आए। मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इस बार आपके लिए मामला वैसा नहीं है जैसा अभी तक चला आया है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। ठीक बात है, अभी शुरुआती रुझान है और हम रुझान में अभी पीछे चल रहे हैं। अभी शायद बैलेट पेपर इसकी काउंटिंग होती है, पोस्टर बैलेट की। तो अभी थोड़ा देर और इंतजार करते हैं, फिर उम्मीद है कि आंकड़ा ये बदलेगा और हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे अकेला नेता है जो यहाँ दिल्ली में सीबीआई, ईडी, भारतीय जनता पार्टी के उन सारे तंत्रों से अकेले लड़ रहे थे चुनाव। हमें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है और हमें निश्चित तौर पे वो सरकार बनाने में हमारी मदद करेगी और उन्होंने वोट किया है और हम दोबारा सरकार बनाएंगे चौथी बार। आज जोश नहीं दिखाई दे रहा मिश्रा जी आपकी आवाज में। आपने, मुझे लगता है, शुरुआती रुझानों को गंभीरता से लिया है। नहीं, पूरा जोश है। आपका जो अंदाज रहा है बात करने का, वो थोड़ा सा, क्योंकि आमतौर पर जब आपसे बात होती है तो आप एक अलग उसमें मोड में होते हैं। पर मुझे ये बताइए एक सवाल, क्योंकि मैं इसको बाद में ज़रूर एनालाइज करूंगा आपके जवाब को, कि कट्टर ईमानदार हैं तो वोट दीजिए। अगर वोट नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल क्योंकि अपनी सीट पर भी शुरुआती दौर में पिछड़े हुए हैं, देखते हैं कि वो उसको कवर अप करते हैं नहीं करते हैं, बड़ी कड़ी टक्कर उनकी अपनी सीट पर रही है। लेकिन दिल्ली और उनका अपना चुनाव, ये दो चीज़ें अगर आपके लिए पॉजिटिव नहीं जाती हैं तो क्या ये माना जाएगा कि कट्टर भ्रष्टाचार वाले आरोप जनता ने ज़्यादा गंभीरता से लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार छवि के नेता हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और भाजपा अपने कैसे सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया, कैसे उनको गलत तरीके से फंसाया गया, कैसे पार्टी के तमाम उन बड़े चेहरों को कैसे जेल में रख के एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, जनता के मन में ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, कि इन लोगों ने ये किया है, तो उसको सारा देश जानता है। और हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो नतीजे आप देख रहे हैं, अब कुछ ज्यादा हम उसमें पीछे नहीं है, ये बदलेगा। और हम बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए। नहीं, मैं तो इन केस बोल रहा हूं, मैं इन केस एक हाइपोथेटिकल बात है। मैंने जैसा कहा बाद में ही एनालाइज होगा आपका बयान। अगर मान लीजिए नकारात्मक आते हैं नतीजे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के लिहाज से आम आदमी पार्टी के, तो क्या यह माना जाएगा कि कट्टर भ्रष्टाचारी वाले आरोप स्वीकार्य हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे होने वाला तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्या कमी रह गई है और ये सारी चीजें। पर ऐसा अभी कुछ होने वाला। देखिए, आपसे मैंने ज्यादा प्रश्न किए, रत्नाकर जी सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और जेबा जी भी कुछ नोट डाउन करती चली जा रही हैं पॉइंट्स। अच्छा जेबा जी, देखिए, मैंने कांग्रेस के जितने नेताओं से बात की, आपके जितने सहयोगी रहे, सभी बड़ा सॉफ्ट दिखाई दिए मुझे जैसे ही एग्जिट पोल आया, क्योंकि कहीं ऐसा लगता था कि कुछ सीटें आ जाएं हमारे पास तो उसके बाद में सत्ता बनाने की चाबी अगर रही तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलजुल कर हो जाएगा मामला, इंडिया ब्लॉक पर भी विचार हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का रुख आपके लिए ये नहीं, क्योंकि कल से ही मैं देख रहा हूँ लगातार बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, जैसे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगने लगे। आप लोगों का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आया है क्या आम आदमी पार्टी के लिए, या अभी भी दुश्मन नंबर 1 यही है?
देखिए, हम तो विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम एक साथ, भाजपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। पर ये भूल गए कि अन्ना हजारे के साथ जो आंदोलन हुआ था, वो अरविंद केजरीवाल जी भी उस आंदोलन में थे, और कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाकर ये लोग कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए बदनाम किए, और उसका परिणाम है कि आज तक कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इन लोगों की सभी की मिली जनता के आशीर्वाद से आज दिल्ली में कमल खिलेगा। मैं आर के पुरम से हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आर के पुरम में भी कमल खिलेगा, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में जरूर बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। दिल्ली की जनता जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कामों से खुश नहीं है। जी ज़ेबा जी अपनी बात पूरी करें, बीच बीच में प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि कांग्रेस और भाजपा एक नहीं है, आम आदमी पार्टी और भाजपा एक है। आम आदमी पार्टी तो आई ही थी कांग्रेस को खत्म करने के लिए, और जहां भी आम आदमी पार्टी गई, किसे खत्म की? कांग्रेस को खत्म की। कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने मिलकर भाजपा के साथ झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाए। और देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जो भी वादे करके सत्ता में आए थे, एक आम आदमी के तरह आए थे। आज देखिए क्या वो आम आदमी रहा? वो आज वो आम आदमी कहीं बहुत खास आदमी बन चुका है, और उनका जो लाइफस्टाइल है सब कुछ चेंज हो चुका है। जो जनता को दिखा कर आए थे वो हर जगह फेलियर, और दिल्ली की हालत तो इतनी खराब है कि आप यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती अंदर किस तरह की गंदगी है और क्या फेलियर है। अगर सर्वे कीजिए तो आप लोगों को पता होगा कि लोग कैसी जिंदगी जीने पर मजबूर है। जो कांग्रेस ने काम किए थे उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ झूठे जनता को सपने दिखाए गए हैं। काम कांग्रेस ने किया है, और आज भी दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के सरकार को याद करती है, कांग्रेस की सरकार को याद करती है कि कांग्रेस के समय पर में ज़ेबा जी आपके जितने प्रयास रहे, जो भी आरोप रहे, वो तो बीजेपी के ज्यादा काम आ रहे हैं बजाय आपके काम आने के। भाजपा 2014 में जो वादे करके आई थी पूरे देश की जनता से, वो अब तक पूरे नहीं किए। तो दिल्ली की जनता से जो वादे करेंगी वो क्या खाक पूरा करेंगी? ये लोगों को मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न तो ये है, आपने खूब आरोप लगाए, अभी भी फिर आपने वही आरोप दोहराए हैं, इनका फायदा बीजेपी को हो रहा है। मैं आपको सुन नहीं पाई। आम आदमी पार्टी पर जितने आरोप आपने लगाए उसका फायदा आपको मिलने के बजाय बीजेपी को हो रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी आप पर यह आरोप लगा रही है। देखिए आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक है, आइडियोलॉजी एक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी भी झूठ बोलती है, भाजपा भी झूठ बोलती है। आम आदमी पार्टी भी झूठे सपने दिखाती है, भाजपा भी झूठे सपने दिखाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा करके वो सपनों को ठीक है, ये तो आपने कह दिया। मेरा प्रश्न कुछ और है, मैं दोबारा आऊंगा। रत्नाकर जी, अभी आपने आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया है, और आपसे हमारी पहले भी बात हो रही थी। आपका दावा था कि जो एग्जिट पोल हैं उससे ज़्यादा बेहतर एग्जैक्ट पोल आएंगे। बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान थोड़ा उत्साहित करने वाले हैं। इसको लेकर, ये शुरुआती रुझान को लेकर आप लोगों की क्या स्थिति है अभी? क्योंकि हरियाणा में तो हमने देखा था कि रुझान कुछ और थे, फिर बाद में नतीजे आप लोगों की तरफ चले गए थे। तो इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं या अभी और इंतजार करेंगे आप? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज वो सबसे बड़ा शुभ दिन दिल्ली की जनता के लिए आ गया है कि पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता जो आपदा के दंश को झेलते आ रही थी, जो भ्रष्टाचार और जो झूठ की राजनीति को झेलते आ रही थी, उससे मुक्ति का आज दिन। और इस आपदा से मुक्त होने के लिए और दिल्ली वासियों को एक समृद्ध और विकसित दिल्ली देने के लिए आज एक नई सुबह का उदय हुआ है। निश्चित रूप से सारे दिल्ली वासियों के लिए यह बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय रहेगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा प्रवीण जी, ये नतीजे आगे आए, अभी चाहे पीछे आए, चाहे ऊपर आए, चाहे नीचे आए, अंततोगत्वा रिजल्ट यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे अपनी सरकार बनाएगी। ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम जनता के नब्ज को टटोल रहे थे, जनता की भावनाओं को समझ रहे थे, जनता की भावनाओं के अनुरूप जो है
हम वहां पे गए और काम किए, तो निश्चित रूप से वहां पे हमारी सरकार दिल्ली में जरूर आएगी, निश्चित आएगी। और देखिएगा, मैं आपको बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इनके दिग्गज हैं अरविंद केजरीवाल, जो इनकी दिग्गज हैं आतिशी जी, जो इनके दिग्गज हैं मनीष सिसोदिया, ये लोग भी वो अपना जो है सीट गंवाएंगे और ये लोग भी हारेंगे। और फिर हारने के बाद होगा क्या? हारने के बाद आज फिर से ईवीएम बदनाम होगी, हारने के बाद आज फिर से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, हारने के बाद आज फिर से प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाए जाएंगे। क्योंकि ये जनता को तो कह नहीं सकते कि आप हमें वोट नहीं दिए, ये आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। और जनता के नब्ज को ये समझ नहीं पाएंगे। 10 साल जनता ने इतना बड़ा मैंडेट जो दिया था इनको दिल्ली को समृद्ध और विकसित करने के लिए, वो समृद्ध और विकसित करने हालांकि मैं तो कहता हूं रत्नाकर जी, अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ये नेक टू नेक फाइट भी हो। और जो ईवीएम वाली बात आप कह रहे हैं, वो नेक टू नेक फाइट में बहुत ज़्यादा उस तरह के आरोप नहीं आते हैं। आम आदमी पार्टी को उम्मीदें हैं, लेकिन जैसी उम्मीदें हैं वैसा प्रदर्शन तो नहीं रहेगा। पिछले 2 बार जो स्थिति आम आदमी पार्टी की रही, जिस अंदाज में वो चुनाव लड़ते रहे, जो विश्वास उन्होंने जनता का अर्जित किया, वो स्थिति निश्चित ही इस चुनाव में नहीं रही। उनकी चुनौतियां भी बहुत अलग स्तर पर देखने को मिली हैं। पार्टी को बचाने को लेकर तमाम राजनेता अपनी व्यक्तिगत छवि को बचाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयासरत दिखाई दिए हैं। अमृतांशु जी, आपने कई बार तमाम पैनल डिस्कशन में मेरे साथ में इस पर टिप्पणी रखी, हमने काफ़ी बातचीत की है, लेकिन आज नतीजों का दिन है, वो दिन है जिसका बड़े बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। 2-3 ही चीज़ें हैं जो अगले 1-8 घंटे में बहुत स्पष्ट होंगी। नेक टू नेक फाइट है, एक तरफा मुकाबला है, आम आदमी पार्टी का क्रेज खत्म हो गया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत हाल में उनको दिल्ली की सत्ता में आना है के प्रयासों में सफल हो पाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी नजर 3 चीजों पे है, मुख्य 3 मुद्दों पे है या 3 फैक्टर्स पे है। सबसे पहले कि जो मुसलमान वोट है, वो मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ कितना गया है, और क्या आम आदमी पार्टी अभी भी उनका नेतृत्व अपने पास रख सकता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो कि उनके सीटों पर प्रदर्शित करेगा। दूसरा, जो एक कहा जा रहा है, जो एग्जिट पोल में भी संकेत दिए हैं कि महिलाओं ने इस बार जंप करके वोट किया है आम आदमी पार्टी को और पुरुषों ने भाजपा को। तो इसमें मैं देखना चाहूंगा, या मेरी नजर इस पे रहेगी कि क्या महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो पुरुषों से ज्यादा है या फिर पुरुषों से कम है। अगर पुरुषों से कम है तो वाकई में भाजपा को फायदा होगा, अगर पुरुषों से ज्यादा है महिलाओं का वोट तो आम आदमी पार्टी को फायदा होने की उम्मीद है। तीसरी बात जो सबसे गंभीर है और जो भाजपा के नजरिए से जो आखिरी 72 घंटे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो गुगली मारा था मिडिल क्लास के लिए, वो गुगली 72 घंटे में क्या वो वाकई में ट्रांसलेट हो पाएगा ग्राउंड पे। अभी तक के एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि पुरुष जो मिडिल क्लास के हैं उन पे एक नया एनर्जी नजर आया है और उनका टर्नआउट भी ज्यादा रहा है। तो मेरी नजर इन 3 मुद्दों पे रहेगी, क्योंकि मैं इसको भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नजरिए से नहीं देखना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि डायनामिक कितना होता जा रहा है चुनाव। महिला क्या पुरुष से अलग, 2 अलग जेंडर के तौर पे चुनाव लड़े जा रहे हैं क्या, और क्या मुसलमान अगर कांग्रेस की तरफ जा रहा है या फिर भाजपा की तरफ भी आने की उम्मीद है क्या। जी अमृतांशु जी, आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, इस पर तो नजर रहेगी। साथ ही साथ में एक बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल की छवि और आम आदमी पार्टी की आगामी राजनीति, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। यानी कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होने वाले। आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी। अभी चूंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। और ये मिल्कीपुर वगैरह को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जब हारती है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है
प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी बड़ी सतर्कता से कहा कि ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करिए, हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमृतांशु जी, आगामी राजनीति आम आदमी पार्टी की, उस पर कितना इंपैक्ट दिल्ली के नतीजों का पड़ेगा? देखिए, किसी भी तरह वो जीते या हारे, एक बात समझिए कि आम आदमी पार्टी का उदय एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे, मतलब जो पहले एक था कि वो ईमानदार पार्टी या ये पार्टी या वो पार्टी या मिडिल क्लास की पार्टी, ये सब कुछ नहीं। अब वो एकदम हार्डकोर राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और वो राजनीतिक पार्टी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, तो उसका असर गुजरात। अच्छा, ये खाटी और एकदम राजनीतिक पार्टी बन गई का क्या मतलब होता है? जो यात्रा शुरू की थी आम आदमी पार्टी ने, उस यात्रा को आप अच्छी तरह से समझते हैं। वो यात्रा एक मुहिम को लेकर के था। आज की तारीख में चुनाव जीतना जो है सो मुख्य कंसिडरेशन है, ना कि वो जो आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजिकल बातें थी कि हम ईमानदार रहेंगे। ठीक, मैं समझ गया आपकी बात की जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात वो करते थे, वो जो शुरुआत में मैंने आपसे बात कही। डॉक्टर नीति शर्मा भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर नीति, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआती रुझान पर पहले तो आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो आप अभी सुन भी रही हैं काफ़ी देर से, जब से आप स्टूडियो में बैठी हैं, तो आपने तमाम मेहमानों को भी सुना है। 33 पर भारतीय जनता पार्टी, 22 पर आम आदमी पार्टी। शुरुआती रुझान है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा है इतने समय इलेक्शन को कवर करते करते कि अगले 1-1.5 घंटे में अगर कंसिस्टेंटली यही स्थिति रहती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, और ख़ास तौर पर दिल्ली जैसा छोटा राज्य, इसमें नतीजे बड़ी जल्दी आते हैं। इसीलिए शुरुआती 1-2 घंटे के रुझान जो होते हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली चुनावों की बात करूं तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी, जिसके कुछ ऐसे वादे थे कि जनता को, दिल्ली की जनता को लगा कि एक चेंज लेकर आएगी, कि लोकपाल लेकर आएंगे, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, और भी तमाम बहुत से ऐसे वादे और ऐसे प्रॉमिसेस केजरीवाल जी की सरकार ने किए। लेकिन इन 3 कंस्टिट्यूएंट्स इनकी अपनी जो सरकार बनी रही दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे वर्ष उन मुद्दों को जो मुद्दे जनता से रिलेटेड हैं उनको पटल पे रखने में मेरे ख्याल से वो काफ़ी सक्सेसफुल रही, चाहे चुनावी रैलियां हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे, जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बात करते थे, वो खुद भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आज बेल पे घूम रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि जिन मुद्दों को केजरीवाल बहुत ठोस चीज़ों को आगे रखते थे, वीआईपी कल्चर को रखते थे, तो अपना शीश महल का निर्माण करवाया। और तमाम मुद्दे, जिस प्रकार से पानी की समस्या है, हवा की समस्या है, सीवेज की समस्या है, लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को पेमेंट की समस्या है, चाहे जल बोर्ड की समस्या, डीटीसी की समस्या, तमाम समस्याओं से घिरी हुई दिल्ली कहीं ना कहीं त्रस्त दिख रही है। देखिए, ये जो इलेक्शन है इस समय केजरीवाल जी के लिए, भाजपा तो ऑलरेडी 14 राज्यों में अपनी सरकार के साथ देश के अंदर विराजमान है। अगर आज इस चुनावी रिजल्ट के बाद दिल्ली उनके हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं 15 राज्यों के साथ भाजपा के एक मुकुट में एक और शीर्ष, मेरे ख्याल से एक रत्न जड़ेगा। लेकिन जहां तक डू और डाई की स्थिति है वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में भी आप देखेंगे कि वो कमज़ोर होते देखे गए। लोकसभा चुनाव में 13 सीटों में जीतने की बात करे थे, 3 में सिमट गए। अभी इस वक्त तो मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि रुझानों में जो नंबर दिख रहा है यही है पूर्ण बहुमत का नंबर। हालांकि ये रुझान है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था आपको, जब 70 सीटों का राज्य होता है, दिल्ली जैसा राज्य होता है, तो उसमें बहुत जल्दी आपको ये आंकड़े देखने को मिलते हैं। तो 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती रुझानों में आगे होना, पूर्ण बहुमत का ये आंकड़ा एक बार दिखाई देता है। अब देखते हैं कि ये कितना आगे कंसिस्टेंटली बना रहता है, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक कई बार चेंजेस भी टैली में आते हैं। अब 36 का आंकड़ा ये पार हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर बात को रोका। आशुतोष जी, 2-3 पॉइंट्स निकल कर आए हैं, मैं चाहता था कि सारी बातें आ जाएं, और आज बहुत सवाल हैं जो बड़ा साहसिक कार्य रहेगा आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए कहीं पर भी बोलना। हालांकि बहुत सारी तैयारियां आपकी रही होंगी कि संभावित प्रश्नों के क्या जवाब दिए जाएं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो उम्मीदें की जा रही थी वो एक तो इमेज के जरिए की जा रही थी, कार्य जो किए गए उनके जरिए की जा रही थी, और उसमें
बड़ी तेजी से गिरावट आई। ये वो पार्टी नहीं रही जो थी, ऐसी उम्मीद थी, जैसा डॉक्टर नीति ने कहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, मुखर रहे हैं, और उनके उनके जितने भी कदमात है उसके लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। तो लाजिम सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, देश चला रही है, उनके पीछे उन्होंने सीबीआई, ईडी इन सब चीजों का दुरुपयोग किया, उनके इमेज को डेंट करने की पूरी कोशिश की गई, उन्होंने सारे यंत्र तंत्र उनके खिलाफ लगाए। हालांकि अभी तक वो मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। रही बात अभी कुछ जगह रुझान हम देख रहे हैं जहाँ नेट फाइट चल रहा है, रुझान देख रहा है, थोड़ा सा हम और वेट कर लेते हैं, फिर इस पे हम करेंगे। मुझे लगता है कि हम सरकार बनाएंगे, फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। नहीं, ये तो सभी राजनीतिक दलों, कांग्रेस, आप अभी ज़ेबा जी से पूछिए, भले ही उनका खाता ना खुला हो या एक आध सीट दिखाई दे, वो भी यही दावा करेंगे। अभी वो तो दावा तो खैर अपनी जगह है, लेकिन अब क्योंकि आप लोग इतने सीनियर हैं, अपनी अपनी पार्टी का रुख रखते रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स की जहन में जब सवाल आएंगे, पता नहीं मुझे कि कितना आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे प्रतिक्रियाएं अभी थोड़ी देर बाद मिल पाएंगी, इसीलिए मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इनकेश कर रहा था कि आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ। ज़ेबा जी, एक बात तो साफ है कि आप लोगों ने जितने भी प्रयास किए, और उसमें आपने पहले कभी जो ईडी वाली बात कह रहे हैं, सीबीआई वाली बात कह रहे हैं आशुतोष जी, उस पर तो आपका समर्थन भी रहा, आप खुद कहते थे, लेकिन बाद में फिर ऐसा लगा कि उसको लेकर आपका डावाडोल हो गई स्थिति, या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या करें, समर्थन करें, विरोध में रहें, समर्थन करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, विरोध करेंगे तो वो मुद्दा, क्योंकि हम भी केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं, वो भी हाथ से निकल जाएगा। बट होते होते फिर ये हुआ कि आप भी वहीं खड़े हुए जहां जो आरोप बीजेपी के थे, वही आरोप आपके आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहे, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल वाला मुद्दा आपके लिए यहां काम का नहीं था। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से आप हट नहीं सकते हैं पीछे इल्जाम लगाकर। आप पंजाब में किसी और पर इल्जाम लगाते हैं, दिल्ली में कहीं और इल्जाम लगाते हैं। हम इल्जाम लगाकर किसी को टारगेट करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट सकते हैं कभी। प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास इस देश में कायम होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, फर्जी वोट डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने न जाने कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी, ये सारा रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का। तो मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है, और मिल्कीपुर को लेकर बड़ी चर्चा रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला है। अयोध्या की सीट, सांसद को सुन भी रहे थे आप, अयोध्या की सीट हारना बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका रहा कि उसको बार बार समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तरफ से रखा गया कि देखिए अयोध्या में आपको स्वीकार नहीं किया गया। इससे पहले इसी मिल्कीपुर से वो विधायक हुआ करते थे, फिर सांसद चुनाव लड़े, और उनके सांसदी के चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये भी बड़ा एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। बात एक सीट की नहीं है, मिल्कीपुर का चुनाव एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया, क्योंकि अयोध्या के अंतर्गत आने वाली ये विधानसभा सीट है, इसलिए महत्व की हो जाती है। ज़ेबा जी, आप अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करें, तो फिर हम आगे और मेहमानों से बात करें। देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है। याद होगा आपको हरियाणा इलेक्शन में क्या हुआ था। 1 घंटे के शुरुआती रुझान के बाद 9:30-10 बजे के बाद किस तरह तस्वीरें बदलती हैं, सब देखकर चकित थे। तो शुरुआती रुझान है, आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है दिल्ली के जनता के लिए थी। दिल्ली के जनता को अच्छा शिक्षा, अच्छी बिजली, अच्छी पानी और सफाई और हर मुद्दों पर हम अपने लिए हम हर जगह लड़े हैं, स्ट्रांगली लड़े हैं। और कांग्रेस दिखी है और कांग्रेस लड़ाई स्ट्रांगली लड़ी है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। नहीं, आप स्ट्रांगली तो लड़े हैं, पर उसका फायदा आपको मिलने के बजाय ऐसा भी कई एनालिस्ट का मानना है कि आपके स्ट्रांगली लड़ने का फायदा बीजेपी को ज्यादा हुआ है। कई सीटों पर आपने फायदा और किसी को नुकसान के लिए हम नहीं लड़े हैं, हम अपने लिए लड़े हैं, कांग्रेस को आगे लाने के लिए लड़े हैं, दिल्ली की जनता के लिए लड़े हैं
और बहुत अच्छी बात है कि भाजपा के इतने बदनाम करने के बाद, अरविंद केजरीवाल को इतना कांग्रेस को बदनाम करने के बाद आज दिल्ली को याद है शीला दीक्षित जी का काम और कांग्रेस का काम। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बदनाम करने के बाद, इतनी शक्तियों को कांग्रेस को खत्म करने के लिए प्रयासरत होने के बाद भी दिल्ली की जनता कांग्रेस को याद कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली की जनता का। हालांकि अभी उन्हें याद है कि शीला दीक्षित ने किस तरह काम किया और भाजपा और आम आदमी पार्टी ने किस तरह मिलकर बदनाम किया कांग्रेस पार्टी को। सत्ता से, चाहे केंद्र में सत्ता हो वहां से उखाड़ के फेंकने के लिए, चाहे दिल्ली की सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए, दोनों मिलकर एक साथ साजिश किए थे कांग्रेस के साथ। रत्नाकर जी, केजरीवाल सिर्फ दिल्ली में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए चुनौती बनते जा रहे थे या जा रहे हैं, और लिहाजा केजरीवाल से लड़ना बीजेपी की एक बड़ी चुनौती रहा है। केजरीवाल के राजनीति करने का तरीका और अपेक्षाकृत अन्य अपने जितने भी समकक्ष बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेता दिखाई देते हैं, उनमें युवा होना उनकी संभावनाओं को और ज़्यादा विस्तृत बनाता है और ज़्यादा मजबूत बनाता है। क्या ये वजह रही कि केजरीवाल एक खतरे के तौर पर बीजेपी को दिखाई देते हैं? देखिए प्रवीण जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जब वह सिद्धांत से और सच की राजनीति, स्वराज की राजनीति की शुरुआत करती है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं, उनकी बातों पे विश्वास करते हैं कि हाँ आप आएंगे और दिल्ली को एक नई राजनीति जो है देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा गया कि वो लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो स्वयं की लड़ाई जो है वो स्वयं के फायदे के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए, और दिल्ली की जनता को जो उन्होंने वादे किए थे वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। वो स्वयं और उनके मंत्री तमाम घोटालों में जो है वो फंसते चले गए, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे जल निगम का घोटाला हो, चाहे स्कूल में बोर्ड्स का घोटाला हो, तमाम घोटाले वो जो है करते चले गए जी। और आपके अंदर वो सारी छवि जो आपने एक इमेज क्रिएट किया था दिल्ली की जनता के सामने, वो सारी छवि जो है वो हटती चली गई। तो निश्चित रूप से अगर आप राजनीति में आप इस तरह की लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, इस तरह का कार्य करना शुरू कर देंगे, तो वो किसी भी के लिए चुनौती नहीं रहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे अन्य पार्टी के लिए। जनता स्वयं आपको हराएगी और वह यह दिख रहा है कि जनता ने आपको इस बार हराने का काम जो है वो कर रही है जनता। और जो भी पार्टी जनता के हित की बात करेगी, देश हित की बात करेगी, जो जनता के लिए तत्पर रहेगी, जो वादे करती है, जो संकल्प लेती है, उसको पूरा करने की बात करेगी, जनता उसके साथ खड़ी होगी। निश्चित रूप से देखिए आज दिल्ली की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि इस तरह का मैंडेट जो है अभी रुझान से ही दिख रहा है कि हम पूर्ण बहुमत को जो है क्रॉस कर चुके हैं, और इस तरह का जो मैंडेट देने जा रही है, निश्चित रूप से एक दिल्ली के लिए बहुत बड़े बदलाव का यह समय है। और देखिए अभी हमारी बहन जेबा जी जो कह रही थी कि हम लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम बातें कह रही थी। देखिए इन्होंने कल ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग ने बड़ी गड़बड़ी करके महाराष्ट्र में चुनाव को हराया। अब ये बताइए, देश की जनता और सारे लोग, आप भी जानते हैं कि जब ये चुनाव जीतते हैं उस समय चुनाव आयोग जो है एकदम साफ, क्लीन और सही रहता है, लेकिन जब ये हारते हैं तब इनको लगता है कि नहीं, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। अरे गड़बड़ी तो आपकी नीतियों में है, गड़बड़ी तो आपकी मंशा में है। आपकी मंशा अगर भ्रष्टाचार की रहेगी, आपकी मंशा अगर नीतियां तुष्टीकरण की रहेंगी, तो जनता आपको कभी नहीं चुनेगी। ये बात समझने की जरूरत है। सिर्फ अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे, प्रशासन पे, ईवीएम पे लगा देने से कुछ नहीं होने वाला। कल भी देखा कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से उन कैंडिडेटों को कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, जिन कैंडिडेटों का ठिकाना ही नहीं है कि वो जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले हैं। अरे ये आरोप अगर वो आज लगाते कि भाई हमारे जीते हुए कैंडिडेट को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, तो एक बार जनता के गले में ये बात उतरती भी कि हाँ नहीं ये सही बात कह रहे हैं। लेकिन जो जीतने वाला ही नहीं है उसको हम भारतीय जनता पार्टी ऑफर कर रही है 15-15 करोड़ का, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। कौन मानेगा कि ये सच है कि नहीं? ये सच है? कोई नहीं मान सकता। उनको सिर्फ यही लगेगा कि
कि जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया था कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया, दिल्ली वालों को मारने के लिए भाजपा सरकार जो है जहर मिला रही है यमुना के पानी में, उसी तरह ये वो तैयार नहीं है दिल्ली की जनता कि हम कभी भी इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करेंगे। जी ये बात सही है कि आरोप जब लगाए जाते हैं तो वो आरोप तो राजनीतिक रूप से अब ऐसे हो गए हैं। अमृतांशु जी ने एक टिप्पणी की थी कि अब आम आदमी पार्टी भी खाटी राजनीतिक दल हो गई है। हालांकि खाटी राजनीतिक दल को बड़ा एक्सप्लेन करके समझा जा सकता है कि राजनीति में कई दांव पेच होते हैं और तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो उनका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने भी किया, ऐसा शायद वो कहना चाह रहे होंगे। लेकिन अमृतांशु जी, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने सचमुच में पहले तो राजनीति की जो शुरुआत की उससे उनको जो इमेज मिली, जिस तरह से वो आगे बढ़े, वो ये बताता है कि उनका मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल था, या ये माना गया कि नहीं इसको स्वीकार करना चाहिए, ये कुछ डिफरेंस आ रहा है। ओवर द पीरियड आम आदमी पार्टी को भी ये रियलाइज हुआ कि नहीं, राजनीति ऐसे नहीं हो सकती है, हमें चीजें वैसे ही करनी पड़ेंगी जैसे आम तौर पर जिसको आप खाटी राजनीति कहते हैं, जिस अंदाज में देश में राजनीति होती है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बदल गई है जिसकी वजह से उनको ये नुकसान या झटका दिखाई पड़ रहा है, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं, कुछ जल्दबाजी हो गई कि 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना, ग्रो करना और उसको संभाल नहीं पाए? ये तो एक राजनीतिक पार्टी के इवोल्यूशन में एक चुनौती हर वक्त बना रहता है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य से, ये सारा कुछ ठीक चल रहा था और सब कुछ ठीक चलता रहता, लेकिन नरेंद्र मोदी का राजनीतिक माहौल में आना और उदय होना, इसने इस पूरे के पूरे मोमेंटम को, आम आदमी पार्टी के मोमेंटम को, जो कि कांग्रेस के वोटों को धीरे धीरे खा करके एक ऑल्टरनेटिव कांग्रेस का बनती जा रही थी, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने एकदम आंधी की तरह उड़ाया है। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात आपको समझना होगा प्रवीण, कि आज की तारीख में जहां जहां भी लोग, जो भी वोटर हैं भारत के, वो अब एकदम राफ साफ समझना चाहते हैं कि आप हिंदू के साथ हैं या फिर नहीं हैं, आप मुसलमान के साथ हैं या नहीं हैं। ये जो घालमेल की कहानी चल रही थी, उसमें आज का वोटर वो नहीं चाहता, और इसीलिए मेरी नजर उन मुसलमान वोटरों पर होगी आज दिल्ली की, जो कि कितने संख्या में बीजेपी की तरफ ठीक है, आप बात जो कह रहे हैं व्यवहारिक रूप से सही है, आपने पहले भी ये बात रखी, लेकिन क्या ये अच्छा है राजनीति के लिए? अमृतांशु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या ये अच्छा है राजनीति के लिए? लगता है उनसे, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर नीति भी यहाँ स्टूडियो में लगातार बनी हुई हैं, और जैसा कि हमने अभी तक जितनी चर्चा को सुना है उसमें एक बात बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी को लेकर अब ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं यही हैं कि आम आदमी पार्टी अपने उस प्रदर्शन को नहीं दिखा पाई जो वो अभी तक दिखाती आई है। ये शुरुआती रुझानों से भी स्पष्ट है। हालांकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी अगला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होने वाला है। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अगला 1 घंटा होगा, इसमें अगर कांस्टेंट आप इसी तरह की टैली देखते हैं और यही डिफरेंस देखते हैं, तब आप मान सकते हैं कि धीरे धीरे रुझान पुख्ता रुझानों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नतीजे में बदलने में तो थोड़ा समय लगेगा, 12-1 बजे तक का आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन फिर भी रुझानों में एक बड़ा डिफरेंस इस बात की ओर इशारा करता है कि अब आपको टैली में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा का जो नतीजा आया था वो भी इसी अंदाज में हमने देखा था कि किस तरह से शुरुआती तौर पर टैली जो आई थी उसमें बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन 1 घंटे बाद हो गया था। हालांकि लगातार कंसिस्टेंटली भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझानों में दिखाई दी।
और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब लगभग उस आंकड़े पर रुझानों में दिखाई पड़ रही है जहां पर एग्जिट पोल ने उसे दिखाया था। 70 में 70 के रुझान अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नीति, तमाम चर्चा को आपने सुना, सभी पहलुओं को आपने सुना। मुझे ये बताएं कि पार्टी विद द डिफरेंस, राजनीति की अभी जो अमृतांशु जी भी बात रख रहे थे, हम देखते हैं कि देश की राजनीति का भी एक माहौल है ओवरऑल। जब हम ये अपेक्षा करते हैं कि वोटर इस लिहाज से वोट कर रहा है कि उस लिहाज से वोट कर रहा है, तो हमें ये भी देखना होता है कि वोटर को आप कैसे नर्चर कर रहे हैं, उसके पास क्या इंप्रेशंस जा रहे हैं, उसकी उम्मीदों को, एस्पिरेशंस को कैसे बढ़ाया जा रहा है या उसको कंट्रोल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति वोटर को प्रभावित करने की दिशा में, चाहे वो पहले केजरीवाल जी ने किया या अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और सत्ता की कुंजी केवल और केवल जनता के हाथ में है। और जहाँ तक जनता को, मैं और आप एज ए वोटर अगर अपने आप को एनालाइज करूँ तो भावनात्मक रूप से कई बार नेता, कोई नेतृत्व या पार्टी एक प्रकार से जनता को अप्रोच करते हैं। और जिस प्रकार से केजरीवाल जी आए कि मैं आपका बेटा हूं, मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं दिल्ली का भाई हूं, महिलाओं को दुनिया भर की तमाम सुविधाओं देने की बात करी, पंजाब में जैसे बात करी, किस प्रकार से फ्रीबी का एक कल्चर केजरीवाल जी ने, यहाँ पे मैं केजरीवाल जी को इस चीज़ का श्रेय जरूर देना चाहूँगी कि देश में जो फ्रीबी की राजनीति का कल्चर है वो कहीं ना कहीं उसका बीज रोपण केजरीवाल जी ने किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, जिस रेस में आज कहीं ना कहीं सारे ही दल कुछ ना कुछ अपने दाव पेच लगा रहे हैं, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं वहाँ से प्रलोभन में लाने का प्रसार किया जाता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड की बात करें तो जनता केवल मुद्दों के ऊपर ही वोट कास्ट करती है, और चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हों, चाहे वो एमसीडी वगैरह या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हों, जनता बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग विचारधारा और मुद्दों को देख के जनता कास्ट करती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जनता ये देखती है कि जो कैंडिडेट है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कैंडिडेट की अर्लियर परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो उसकी, हम अगर फ़ोन करें तो वो हमको अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत से मुद्दे इन चीज़ों पे देखे जाते हैं। केजरीवाल जी लगातार 3 बार सत्ता में रहने के बाद अपनी विश्वसनीयता खोते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे तमाम बातें आ रही हैं कि जिन बातों को लेके उन्होंने एक पृष्ठभूमि बनाई थी वो आज पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। तो एक तो ये आधार है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस समय मैदान में आई, खेलने में खेल नहीं पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है तो आज तक जितने भी इलेक्शंस दिल्ली में हुए हैं, जो बीजेपी का 34 से 35% वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा है। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है दिल्ली के अंदर तो उन्होंने आघात केवल और केवल कांग्रेस के वोट बैंक को ही किया है। तो आज अगर वो वोट बैंक शिफ्ट हुए हैं तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। ओखला जैसी जो मुस्लिम मोहल्ले सीट में आप देखेंगे, मेरे ख्याल से अभी मुझे रुझान का पता नहीं है, लेकिन मनीष चौधरी वहां पे आगे चल रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट, तो AIMIM के बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, पोलराइजेशन जैसे ही वोट्स का होगा। और इस बार मेरे को ऐसा लगता है दिल्ली में महिला वोटर्स कंपैरेटिवली पुरुष वोटर्स के कंपैरेटिवली 7% कम है, तो यहाँ पे पुरुष वोट्स का एक तो रुझान आगे बढ़ा। आपको ऐसा लगता है, देखिए तो ओवरऑल हमको कंक्लूजन निकालना है, लीड क्यों आ रही है। कह रही है एक ओवरऑल आपने एनालिसिस रखी वैचारिक स्तर पर, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि सीट दर सीट स्ट्रैटेजिकली आप देखें भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में जिस अंदाज में रहती है और जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है अनमैचेबल है, नो डाउट अबाउट इट। क्या आपको लगता है कि एक एक सीट पर काम किया गया? जैसे आपने ओखला का बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया, हालांकि ओखला में मुस्लिम बहुल्य सीट है और अगर वहां पे बीजेपी वहां पे आती है तो निश्चित रूप से IIM अगर वहां पे प्ले करा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट हुआ है। कहीं ना कहीं अमनतुल्ला खान के अगेंस्ट इतने सारे केसेस हैं या उनका जो एक्ट रहा है अभी तक, जो फेक वोटर्स हैं, रोहिंग्या मुसलमान की वोटर्स हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बैंक क्रिएट करना है, इस तरीके के तमाम मुद्दे या सरकारी तंत्र को अपने हाथ में लेना है। जो मैं कह रहा था डॉक्टर नीति की, आप देखिए कि एक ओखला की आपने बात की, एक आतिशी की कालका जी की बात कर लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल की बात, इन सबको ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े स्ट्रांग उम्मीदवारों का आना, वोटों का बंटवारा
और फिर उसमें कई ऐसे बागी उम्मीदवार होते हैं जिनकी बड़ी चर्चा नहीं होती है, बागी लेकिन उम्मीदवार तो 1000-1200 चेंजर होते हैं। 1000-1200 आप देखिए 35 से 36 सीट्स में बहुत कम आंकड़े में मार्जिन से लीड आपको मिलती है। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो निर्णायक भूमिका निभाती हैं वो छोटी पार्टीज और बागी उम्मीदवार निभाते हैं, क्योंकि वहीं से वोट बैंक को आघात पहुंचता है। जो माइन्यूट परसेंटेज 1 या 2% में आप सीट्स आगे निकालते हैं, वहां पे यही उम्मीदवार गेम चेंजर्स का काम करते हैं। तो निश्चय रूप से ये सारे जो फैक्टर्स हैं, दूसरा मैं बार बार बोल रही हूँ, बीजेपी बहुत सक्रिय रही, बहुत सक्सेसफुल रही केजरीवाल जी के तमाम मुद्दों को प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए। दिल्ली की जनता जो त्रस्त थी सो त्रस्त थी, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करने के लिए, चाहे वो जमुना का पानी हो पॉल्यूटेड, चाहे वो दिल्ली की हवा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर ताले लगे हों, चाहे दिल्ली के कितने स्कूल्स की हालत भी बिगड़ी हो, दिल्ली के स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिली हो, 70,000 करोड़ से ऊपर जल बोर्ड का घाटा हो, या फिर आप देखिए सीवेज का किस प्रकार से लीकेज में बारिश में दिल्ली डूबती हुई दिखी। सिर्फ ये स्ट्रेटेजीज काम नहीं आती, मैं मानता हूं इस बात तो टेबल पे ऑपोजिशन को पॉइंट्स को रखना और उसको जनता तक पहुंचाना भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो निश्चित रूप से बीजेपी इस समय फुल फ्लैश खेली है, बहुत प्लान तरीके से। चलिए मेरे साथ अभिषेक गुप्ता भी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अभिषेक जी स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार बहुत शानदार राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, कई बार मेरा सहयोग करते रहे हैं। डॉक्टर संजय आपका भी स्वागत है, लेकिन अभिषेक जी से पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आज तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का मिलना बड़ा साहसिक कार्य होगा। तो अभिषेक भाई, क्या है शुरुआती रुझानों में? अभी मैं देख रहा हूं कि वो जोश नहीं है। आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूं, आवाज जो है वो बैठी हुई है और गला रुंधा हुआ है। नहीं, देखिए, गला तो रुंधा हुआ हो सकता है, वो कैंपेनिंग बड़ी लंबी चली और जिस तरीके की दिल्ली में कैंपेनिंग चली, तो हमने देखा है जहां अरविंद केजरीवाल ने विकास के मॉडल की बात की है, वहीं भाजपा ने गुंडागर्दी और गाली गलौज की राजनीति की है। बहुत शुरुआती रुझान है, अभी तो पोस्टल बैलेट ही चल रहे हैं। मेरे को लगता है स्थिति दिल्ली में सुबह 11 बजे तक भाजपा की सरकार बनेगी और उसके बाद एकाएक जब दिल्ली में ट्रेंड क्लियर होने लगेंगे तो दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड जवाब है, मैं जानता हूं कि ये जवाब मुझे बहुत देर तक मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए एक सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बाद में पता नहीं मुझे इसका जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। जब ये 11 बजे के बाद की आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 11 बजे के बाद स्थिति और स्पष्ट होती है। लेकिन मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जैसे अपनी सीट पर शुरुआती दौर में पीछे रहे या जिस तरह के शुरुआती रुझान दिख रहे हैं ऐसे ही कुछ नतीजे आते हैं तो क्या कट्टर ईमानदार की इमेज टूट जाएगी? कट्टर भ्रष्टाचारी वाले आरोप सही साबित हो जाएंगे? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि बहुत जल्दी है। अभी जिस तरीके का प्यार पिछले 10 साल में अगर ऐसा हो गया तो हाइपोथेटिकली सोचने की जरूरत है नहीं। हम दिल्ली में कैंपेनिंग में रहे हैं, लगातार हमने दिल्ली के लोगों का रुझान देखा है और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में हमेशा से आम आदमी पार्टी को अंडरमाइन करके देखा जाता है, क्योंकि हमारा वोटर जो होता है वो जनरली एक साइलेंट वोटर होता है, वो एक गरीब तबके का आदमी होता है और जिस तरीके की दिल्ली में राजनीति लगातार चल रही है तो मेरे को लगता है नहीं कि इस तरीके की सिचुएशन कोई दिल्ली में बनने वाली है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से दिल्ली में अपनी सीट बड़े मार्जिन से दिल्ली में जीतते रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, अभी थोड़ा समय हमको और वेट करना चाहिए और उसके बाद मेरे को लगता है कि मैं बेहतर इस चीज का जवाब दे पाऊंगा। डॉक्टर करुणा सागर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस पैनल पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर करुणा आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। तो डॉक्टर संजय, लेकिन अभी क्योंकि आपसे पहले भी बात होती रही, जो वर्तमान रुझान आ रहे हैं अभी ठीक बात है जो अभी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि 11 साढ़े 11 के बाद स्थिति स्पष्ट होती है। हमारा अनुभव हरियाणा चुनाव के दौरान भी ये रहा था कि पोस्टल बैलेट के रुझान बिल्कुल अलग थे और बाद में जब रुझान आने शुरू हुए तो बड़ा ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दिल्ली एक छोटा राज्य है और मैं ऐसा मानता हूं कि अगला 1 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और अगले 1 घंटे में जो कुछ होगा वो स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देगा। अगर ये कंसिस्टेंट रहती है लीड भारतीय जनता पार्टी के रुझानों में तो फिर उनके लिए अपेक्षित नतीजे हो सकते हैं और ये बड़े निराशाजनक नतीजे हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ये अपेक्षित था या आपको लगता है कि कुछ कांटे की टक्कर हो सकती थी दोनों के बीच में, ऐसा कुछ आपको लग रहा था? इतना छोटा था वो तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल जो एक फीडबैक लिया गया था वो करीब करीब वो बीजेपी के तरफ वो दिख रहा था। रह गई बात की जो मूल समस्या थी उसको
कहीं ना कहीं से भाजपा ने टारगेट किया। जमुना का पानी से लेकर के दिल्ली के पॉल्यूशन से लेकर के, और खास करके वो सरकार जो सत्ता में आई ही थी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, मन मस्तिष्क में लोगों का वही बात थी। आम आदमी पार्टी को लोग देखते थे तो उनकी सिंप्लिसिटी को लोग याद करते थे, उनके ईमानदारी को लोग याद करते थे, और लगता था कि ये जनता के लिए ही ये सरकार है। लेकिन जो दो बड़ी घटनाएं हुई, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो या उनके जो रहने का जो आवास दिखाया गया, जिसको शीश महल कह करके एक नैरेटिव गढ़ा गया, ये दोनों चीजों ने लोगों के मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव डाला। और खास करके दिल्ली की अधिकांश जनता, ठीक है वो झुग्गी वाली बस्तियों को अगर हम लोग किनारे भी कर दे, तो जो मिडिल क्लास, जो इनके वोटर थे, और मिडिल क्लास ये अपेक्षा भी करता था कि हमारे हिस्से में एक ऐसी सरकार आई है जो हमारे हितों की बात करती है। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा और जो एक वो जो वैभवशाली जो वो पैलेस का जो दृश्य जो लोगों ने देखा, तो उसी समय से चीजें कहीं ना कहीं से लोगों के मन में लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जैसा कहती है वैसा करती नहीं है, व्यवहारिक धरातल पर कुछ वैसा नहीं है। और एक एलजी के साथ जो इनका हमेशा जो एक चलते रहा द्वंद्व, हमेशा हर बार ठीकरा फोड़ते रहे कि हम तो चाहते हैं करना, लेकिन एलजी ऐसा नहीं करने देते हैं। लगा कि क्यों न, और बीजेपी ने इसी चीज को भुनाया कि हम डबल इंजन की सरकार देंगे, अगर मेरी सरकार आती है तो केंद्र की सरकार, हमारी सरकार दोनों होगी, फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में आपको उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके अकाउंटेबल होंगे, हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो ये बात लोगों को, मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं से अपील की कि एक बार इनको मौका भी दे करके हम लोग देखते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से चीजों को, हर चीज को ब्लेम करना शुरू किया, कभी कभी जनता ब्लेम से भी ऊब जाती है कि हर चीज में आप ब्लेम कर देते हैं कि ये तो हम ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी हमें नहीं करने दे रही है। तो मैं दिल्ली में भी था कुछ दिन, तो लगा जिस तरह से लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो एक जो उत्साह जो दिखता था हर बार कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी को ही लानी है, आम आदमी पार्टी को ही सत्ता दिलानी है, हमारे हिस्से में तो जो चीजें आई वो उन्हीं की वजह से आई। तो ये जो है वो चीजें वहां से मिली। अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रही थी कि ये फ्री बी का बीज वही डाला गया, नहीं, इसके बीज तो डाले गए हैं तमिलनाडु में। जयललिता ने इसकी शुरुआत की थी कि कैसे फ्रीबी के माध्यम से, या दक्षिण के राज्य ये खूब करते हैं कि कैसे हम लोगों को, लेकिन ये भी बात सही है कि उसको नॉर्थ में या दिल्ली में ये अब हिंदी भाषी राज्यों में हम प्रचारित होते हुए जो देख रहे हैं उसका अंदाज लगभग वही है। मैं डॉक्टर सागर के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर संजय ये भी जरूर बताएं, कांग्रेस के भी लगभग यही आरोप रहे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, क्या ये एक डबल चोट थी? और आम आदमी पार्टी का भी आरोप कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे थे, बेशक मिलकर नहीं लड़ रहे थे, आइडियोलॉजिकल बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी दोनों का हमला एक साथ था। कई जगह पर मजबूत उम्मीदवार उतारे गए, उदाहरण के लिए आतिशी और केजरीवाल, ये दोनों की सीटों पर बड़े मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस ने भी उतारे। तो ये कितना इंपैक्ट देखते हैं कि कांग्रेस की वजह से भी आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, साथ मिलकर लड़ते तो शायद कुछ और स्थिति होती। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस ने जो आरोपों में जो बल दिया, आरोपों को सिद्ध करने की कोशिश की, जब उसने कहा कि नहीं ये तो हैं उस घोटाले के प्रतिनिधि हैं, तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो बड़ा भरोसे की बात हो रही है। भाजपा बोल रही थी तो लग रहा था कि ठीक है, बीजेपी बोल करके वो तो बोलते रहती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस तो कल तक इनके साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, और वो कांग्रेस के लोग भी इनके घोटाले को लेकर के, इनके शीश महल को लेकर के इन पर आरोपित कर रही है। तो इस आरोप में बल मिला या ताकत आई, और इसके बाद जनता को ठीक है। अब ये मैं आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपकी तरफ से कोई बात आ गई, तो अब डॉक्टर करुणा सागर से मैं इस पर सवाल ले सकता हूं। डॉक्टर सागर, बेशक आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। शीला दीक्षित जी को खूब याद किया गया इस चुनाव में, मेरा तो सौभाग्य रहा, मैंने उनसे काफ़ी बातचीत की, उनके कार्यकाल को बड़े अच्छे से देखा समझा भी है मैंने। लेकिन अभी इस बार केजरीवाल पर जिस तरह के आप लोगों ने आरोप लगाए, वो बीजेपी को ही ज़्यादा फायदा देते दिखाई दिए हैं, जैसा डॉक्टर संजय भी कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो वस्तु स्थिति थी वो जनता के सामने रखी, और जैसा आपने कहा कि कांग्रेस भी लड़ाई इस बात की लड़ रही है कि हमारा जो पुराना वोट बैंक है वो हमारे पास वापस आ जाए। और शीला दीक्षित जी की सरकार की बात हम लोगों ने इसलिए क्योंकि
पिछले बहुत लंबे समय से जब भी एक अच्छी सरकार की बात होती है तो शीला दीक्षित जी के 15 सालों को याद किया जाता है। और मैं एक दिल्ली निवासी होने के कारण दिल्ली का परिवर्तन हमने देखा है। तो जो दिल्ली में स्थिति थी उसको हमने जनता के सामने रखा और उस पर जनता का जो रिएक्शन है वो वोट की तरफ से दिखेगा। जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता राजीव बब्बर साहब भी जुड़ गए हैं। तो राजीव बब्बर साहब, स्वागत है आपका। बधाई अभी स्वीकार करेंगे, थोड़ा आप भी इंतजार करेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हम चुनाव से पहले, एग्जिट पोल से पहले ये बात कह रहे थे, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त थी। विकास के नाम पर शून्य था, गंदा पानी था, सीवर बंद थे, सड़कें टूटी थी और जितनी भी घोषणाएं थी वो सब जो था वो एक किस्म से झूठ था। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले अनाउंस किया गया कि बहनों को 1000 रुपये दूंगा और उसके बाद 6 महीने थे 1 रुपया नहीं दिया गया, और उसके बाद विधानसभा चुनाव आए, फिर अरविंद केजरीवाल कहने लगे बहनों को खाते में मैं पैसे दूंगा, तो लोगों को यकीन आ गया कि ये झूठ है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा वो किया। अगर हमने कहा महाराष्ट्र में कि हम महिला सम्मान देंगे, दिया। अगर हमने उड़ीसा में कहा तो दिया। अगर हमने बाकी अन्य प्रांतों में कहा, मध्य प्रदेश में कहा, छत्तीसगढ़ में कहा, तो वो सब ऑन रिकॉर्ड है, हमने दिया। तो वो एक विश्वास के साथ जनता ने हमें वोट दिया, बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सरकार बनाएगी, मेरा यकीन है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और आप धीरे धीरे देखेंगे हमारे आंकड़े और बढ़ते चले जाएंगे और आम आदमी पार्टी सुकड़। एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि आपने ये जो वादे करने शुरू किए, वादों को पूरा करने, जिन वादों को पूरा करने की आप बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का मॉडल आपको भी अपील कर गया। तो कुछ ना कुछ आपने उनसे सीखा भी है? नहीं, देखिए, उनके और हमारे मॉडल में बहुत फर्क है। की जनता के सामने एक्सपोज हुआ है, जिसके कारण से दिल्ली की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बनाया। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी, अन्य राज्यों में विकास के काम, केंद्र सरकार ने जो लगातार पिछले 10 साल से 140 करोड़ जन के लिए काम किया है, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति का, एक एक ग्रुप का उन्होंने ध्यान रखा है। ये क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, इसके कारण से दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रही है। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जी, बब्बर साहब, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, इसलिए बीच बीच में वहां जा रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करें, जो बात आप कह रहे थे। हाँ, क्या खबर है? जी बब्बर साहब। अच्छा, वो तो टीवी। बब्बर साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा, लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आशुतोष जी, एक बात तो साफ है कि अब धीरे धीरे रुझान इस तरफ जा रहे हैं कि आपको भी थोड़ा मन पक्का करना पड़ेगा। बेशक 11 बजे तक का आप वेट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो अब इसके बाद में, इस मोड के बाद 9:30 का समय हो रहा है। अब धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी टैली अपडेट करना शुरू की है, क्योंकि वो फिर ईवीएम के बाद ही अपडेट करना शुरू करते हैं, और उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा भारी डिफरेंस है। अगर ऑफिशियल बात करूं, ऑफिशियली जो अभी इलेक्शन कमीशन ने बता दिया वो 19-5 का डिफरेंस है। 19 पर बीजेपी, 5 पर आप। तो लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं, अलग अलग जितने भी काउंटिंग की जगह हैं वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से ज़्यादा तेज़ अपडेट आते हैं। वहाँ तो 45 और 24 का डिफरेंस है। तो अब कुछ तो मन पक्का किया होगा आपने। ये सवाल मुझसे है क्या? आशुतोष जी। अभिषेक जी, मैं हाँ, देखिए, अपडेट्स तो अभी आनी शुरू हुई है। अभी कई जगह पे पहला राउंड खुला है और कई जगह पे अभी खुला भी नहीं है। और हमारे पास जो ग्राउंड से अपडेट है, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे भी अपने लोग हैं, तो आम आदमी पार्टी हमारे हिसाब से अभी 37 सीटों पे दिल्ली में आ गया और बीजेपी 26 सीटों पे आ गया। मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दी है। अभी आपको बिल्कुल नहीं पता चल सकता है कि किस तरीके का ट्रेंड रहेगा। हम तो तैयार है, सुबह 11 बजे तक भाजपा की ही सरकार बनेगी दिल्ली में, उसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली में रहता क्या है। अभी बहुत जगह पहला राउंड खुला भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी अभी हम किसी नतीजे पे जा रहे हैं। 11 बजे तक भाजपा की सरकार बनने दीजिए, अगले 5 साल सरकार आम आदमी पार्टी चलाएगी। तो अब मैं समझ गया, आपके इस बात से ही इशारा जो है वो साफ मिल गया कि धीरे धीरे मन पक्का हो रहा है।
डॉक्टर करुणा सागर, लेकिन आप लोग वो नहीं कर पाए जिसकी आपको उम्मीद थी। आप सोच रहे थे कि सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ सकती है अगर कुछ सीटें 5, 6 या 7, 8 सीटें आपके पास आ जाए, लेकिन शुरुआती रुझान बहुत आशाजनक आपके लिए नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये कि आपने बेशक बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका फायदा आपको ना मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये आरोप तो आप पर लगते रहेंगे। देखिए, जैसा हमने कहा कि हमने मुद्दों पर लड़ाई लड़ी और हमारी आपके पहले कांग्रेस की सरकार रही है 15 साल तक, तो उस सरकार के कामकाज को और आपके समय जो कामकाज नहीं हुए, जो भ्रष्टाचार हुए, उन मुद्दों को हमने लोगों के सामने उठाया। लेकिन अभी जैसा अभिषेक भी कह रहे हैं कि कुछ समय और वेट कर लेते हैं, किस तरह के रुझान आगे आते हैं, तो उसके बाद टिप्पणी करना जरा ज्यादा आसान होगा। लेकिन ये है कि हम लोगों ने अगर और पहले से चुनाव में मन बनाया होता इस तरह से, और जैसा हमने लास्ट के स्टेज में लड़ाई लड़ी, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। डॉक्टर नीति, यहाँ पर ये जो कांग्रेस वाले समीकरण की बार बार बात हो रही है, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में कमी आई, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ी, या क्योंकि कांग्रेस भी उतनी ही मजबूती से लड़ी इसलिए इस तरह के रुझान? इन तीनों में से क्या बड़ा फैक्टर देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फैक्टर साइकोलॉजी समझ लीजिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब यहाँ पे अगर कांग्रेस लड़ी है तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो केवल कांग्रेस की वोट्स लाके ही बना था दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, और जो पोलराइजेशन हुई है उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। कई बार बीच में बयान भी आए थे केजरीवाल जी के कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। तो सबसे बड़ी बात है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, और जैसे इस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला जब हो जाता है तो उसका बेनिफिट बीजेपी को होना ही होना था। दूसरी बड़ी बात है कि जो जनता त्रस्त होती है वो तब सबसे ज़्यादा होती है जब राज्य में एक सरकार हो, केंद्र में दूसरी सरकार हो। इसका आपका परिणाम हरियाणा में आपको देखने को मिला, और वहाँ के वोटर्स बहुत समझदारी से वोट कास्ट करता है क्योंकि वो अपना बेनिफिट देखता है। वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली जो केजरीवाल जी के भ्रमजाल में फंस गई थी, वो उस भ्रमजाल से बाहर निकल के उसने ये समझा कि दिल्ली बीइंग द कैपिटल, ये तो शुक्र बनाइए कि आधा पावर एलजी के पास है, वरना केजरीवाल जी की जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रही है, किस प्रकार से कभी ईवीएम पे, कभी ईडी पे, कभी एलजी पे, दिल्ली की डेवलपमेंट का पैसा, पहली बार दिल्ली इतने ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट में आई इकोनॉमी दिल्ली की। तो ओवरऑल इन्होंने केंद्र से पैसा भी मांगा कि हम दिल्ली चलाने के लिए हमको 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट आप दीजिए। तो कहीं ना कहीं, और पैरेलल आप देखेंगे केजरीवाल जी का शीश महल तब बना था जब दिल्ली कोविड की सेकेंड वेव से हाहाकार मच रहा था। ना ये ऑक्सीजन दे पाए, ना ये वैक्सीनेशन प्रॉपर कर पाए, ना कोई सुविधा दे पाए, जबकि अपने मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को ये पूरा वर्ल्ड में प्रचार करने के लिए बात कर रहे थे। तो ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करती गई, और वहीं पे पैरेलली पूरे देश में जिस प्रकार से बीजेपी ने जो वादे किए उसको ग्राउंड पे डिलीवर किया, और वो ही विश्वसनीयता के साथ दिल्ली की जनता ने बीजेपी पे ट्रस्ट किया। तो पैरेलल सारे पैरामीटर्स हैं, एक बेटर गवर्नमेंट को चुनना, दूसरा एंटी इनकम्पेंसी आपके प्रति, तीसरा केजरीवाल जी के वादे और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस, दोनों कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क, चौथा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में आज वो बेल पे हैं। तो तमाम ही सारे मुद्दे हैं, और इस पूरे मुद्दों में जो त्रस्त हुई है वो दिल्ली की जनता हुई है। उसने इस समय विवेक से काम लिया कि हम वो सरकार लाएंगे जिसके माध्यम से हमको डेवलपमेंट मिलेगी, हमको मूल आधार मिलेगा, क्योंकि किस प्रकार से टैक्स पेयर का पैसे को मिसयूज किया गया वो दिल्ली की जनता ने देखा है। ना तो कथित शराब घोटाला जिसको लेकर के आपकी पूरी पार्टी मुसीबत में रही, ना ही यमुना की स्थिति, ना ही और कई अन्य चीज़ें, ऐसी बातें जिनको उठाया गया बीजेपी की तरफ से, वो स्पष्टता इस ओर संकेत करती हैं कि आप लोगों की परेशानी जो है वो खुद आपने बढ़ाई है, आपके इन मुद्दों ने बढ़ाई है।